Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 23314444, 23717106 and 23717117. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, सोनू सूद। धन्यवाद राजेश। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक खबरें आप तक लाएंगे। आज शनिवार है और प्रत्येक शनिवार की तरह हम आपके प्रश्नों को सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। श्रोताओं, आप हमसे आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर सवाल पूछ सकते हैं, परंतु याद रखिएगा कि हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में जानकारी इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे। प्रश्न पूछने के लिए हमारे नंबर है 23314444, 23717106 और 23717117। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 23314444, 23717106 और 23711717। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज कार्यक्रम में आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली। शरद जी नमस्कार। मार्केट मंत्र में आपका वेलकम शरद। नमस्कार सोनू, नमस्कार राजेश और सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है राजेश लेख। Prime Minister Narendra Modi says use of drones will prove to be a game changer in many sectors. Brent crude oil prices post 9th weekly gain this week to end at $93.54 a barrel. And on Wall Street, the Dow falls 0.7% on escalating tensions in Ukraine. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ड्रोन का उपयोग अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य लगातार 9वें सप्ताह बढ़त के साथ $93.54 प्रति बैरल पर दर्ज हुआ और यूक्रेन में बढ़ते तनावों के चलते वॉल स्ट्रीट में डाउ सूचकांक 0.7% की गिरावट में रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ड्रोन का उपयोग अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाला साबित होगा। किसान ड्रोन को नए दौर की क्रांति बताते हुए प्रधानमंत्री ने कल अलग अलग शहरों में 100 किसान ड्रोन का शुभारंभ किया। मानेसर में किसानों को वर्चुअली संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस विशेष अभियान का उद्देश्य बाजार तक उत्पादों की आसान पहुंच सुनिश्चित कर किसानों की मदद करना है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी की आधुनिक कृषि की दिशा में ये एक नया अध्याय है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये नई शुरुआत न केवल ड्रोन सेक्टर के विकास में मील का पत्थर साबित होगी, बल्कि इसमें असीम संभावनाओं के द्वार भी खुलेंगे। और अब हमारे साथ हमारे आज के पहले श्रोता जुड़ गए हैं। जयपुर से जितेंद्र, आपका स्वागत है। सवाल पूछिए। हाँ, पहले तो सोनू सूद जी, मैं आपकी एक बात की प्रशंसा करना चाहता हूँ कि मैं आपको अंग्रेजी में भी सुना, तो मुझे नहीं मालूम था कि आप अंग्रेजी में भी एंकरिंग करती हैं। काफी अच्छा लगा। ओह, थैंक यू सो मच। और दूसरा प्रश्न सर से है। सर ये बताइए कि जो बजट आता है, ये बजट आया फाइनेंशियल 22-23 के लिए, तो जो 22-23 का था, तो 20-21 का 21-22 का सर उसका एक्सपेंसेस कैसे पता लगेगा कि जो पिछला बजट में क्या लॉस हुआ और क्या घाटा हुआ एग्जैक्ट? चलिए जितेंद्र जी, बहुत अच्छा सवाल है बजट के बारे में। और अगर आप बजट को ध्यान से सुनते हैं तो उसमें जब पार्ट सी आता है बजट का, जब आप अगर स्पीच को सुनते हैं, आपने वित्त मंत्री महोदया की स्पीच सुनी हो, तो एक पार्ट सी होता है बजट का। उसमें आप देखिए बजट रिलेटेड डेटा दिया जाता है। तो उसमें आप देखते होंगे बजट एस्टिमेट्स बोलते हैं, एक शब्द इस्तेमाल करते हैं रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। तो पिछले साल का जो खर्च होता है वो खर्च, क्योंकि बजट एलोकेशन होती है, वो खर्च हो चुका होता है। उसका जो कैरी ओवर होता है, जिसको हम बजट घाटा कहते हैं, उसी को हम फिस्कल डेफिसिट भी कहते हैं, जिसके फिगर्स आपको निरंतर सुनने को मिलते रहते हैं अगर आप आर्थिक जगत को फॉलो करते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट हमें
निरंतर जितेंद्र जी ये बताता रहता है कि किस सरकार का कितनी कमाई हुई, कितना खर्च हुआ, तो उस फिस्कल डेफिसिट से अनुमान लग जाता है कि कितना खर्च हुआ। बाकी देखिए, बजट का मतलब होता है भविष्य। बजट को अगर आप डेफिनेशन देखें तो आगे का बताता है। पिछला जो लेखा जोखा है वो आपको सरकार की साइट पे आरटीआई के द्वारा बहुत माध्यम है उसको देखने के। अगर आप ऑनलाइन भी जाएंगे तो किस मंत्रालय ने कितना खर्च किया आप उसको जानकारी हासिल कर सकते हैं। पर बजट का मूल उद्देश्य होता है आने वाले साल की एक चित्रण करना, आने वाले साल का एक रूपरेखा रखना। तो फिस्कल डेफिसिट में सब निकल आता है जी। We have another Jitendra here with us, Sharad, and this time he is from Madhya Pradesh. We welcome you. नमस्ते सर। नमस्ते, सवाल पूछे अपना। और शरद कोहली जी को भी नमस्ते। नमस्कार जितेंद्र जी। सर मेरे छोटे छोटे 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि सर जो ये जियो पॉलिटिकल इशू होता है तो हमेशा विकसित देशों में होता है, लेकिन नुकसान उसका विकासशील देशों को उठाना पड़ता है। तो क्या यूनाइटेड नेशन में कोई ऐसा प्रावधान कानून है कि उसकी क्षति को विकसित देश भरे? दूसरा क्वेश्चन है मार्जिन शॉर्टफॉल के बारे में। और तीसरा क्वेश्चन है सर मेरा करंट अकाउंट डिफिसिट एंड बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या डिफरेंस है? चलिए जितेंद्र जी, ऐसा तो नहीं है कि जियोपॉलिटिकल समस्या सिर्फ विकसित देश में आती है। जियोपॉलिटिकल समस्या तो कहीं भी किसी भी हिस्से में आ सकती है। ऐसा या उसका इफेक्ट भी सब पे होता है। उसका इफेक्ट भी सभी पे होता है। थोड़ा बहुत जब बहुत बड़ा देश होता है, बहुत शक्तिशाली देश होता है, थोड़ा उसका असर ज्यादा होता है क्योंकि उसकी जो रेपरकर्शंस होती हैं वो पूरे विश्व में महसूस होती हैं। जैसे अभी हमें महसूस हो रहा है, हम मार्केट देख रहे हैं कैसे रिएक्ट कर रही है, क्रूड देख रहे हैं कैसे रिएक्ट कर रहा है। अब जहां तक बात यूनाइटेड नेशंस की है, देखिए 1945 में बना था, ये बात सच है। और सोनू और राजेश भी मेरे से एग्री करेंगे। थोड़ा सा यूनाइटेड नेशंस का जो महत्व है, जैसे जैसे समय बीतते गया थोड़ा सा उसका महत्व डाइल्यूट हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर ऐसा कोई जितेंद्र जी कोई कानून नहीं है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सबको मिला के बनाए, कोई ऐसा कानून नहीं है। वो देश अगर नहीं मानता है तो उस पर फिर सैंक्शंस लगा दी जाती हैं, उस पर सैंक्शंस का एक रास्ता होता है और मिलिट्री एक्शन तो फिर लास्ट का वो होता है। जी हाँ, बदकिस्मती है ये कि सारी दुनिया को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। आपने मार्जिन शॉर्टफॉल का पूछा। मार्जिन शॉर्टफॉल का अर्थ होता है जब आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, आप ब्रोकर के यहाँ, जब आप खासकर जब फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, डेरिवेटिव जिसको हम कहते हैं, वायदा बाजार जिसको हिंदी में हम कहते हैं, तो आपको कुछ पैसा जमा कराना पड़ता है क्योंकि आपकी जो पूरी की पूरी ट्रेड डील होती है वो बड़ी होती है। पूरा ना लेके आपसे 20%, 25%, 30%, 40% मार्जिन जमा करा लिया जाता है। और अगर शेयर की प्राइस ऊपर नीचे चली जाए तो वो मार्जिन कम पड़ जाता है, जिसको हम मार्जिन शॉर्टफॉल कहते हैं। तीसरा आपने पूछा फिस्कल बैलेंस ऑफ पेमेंट का पूछा। बैलेंस ऑफ पेमेंट और एक और इन्होंने करंट अकाउंट डेफिसिट में डिफरेंस क्या है? हाँ, करंट अकाउंट डेफिसिट होता है जो हमारे करंट की रिसीट्स और पेमेंट होती है, जो करंट अकाउंट कैटेगरी में आती हैं, उनमें जब रिसीट्स कम पड़ जाती हैं, खर्च ज्यादा हो जाता है, तो उसको हम करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट भी उसी से। अब देखिए जितेंद्र जी, देखिए ये तो बहुत लंबा विषय है, इसको पूरा विस्तार, आपने 3 सवाल पूछ लिए आज तो मुझे लगता है हम थोड़ा सा और वक्त औरों को दें। अगली बार आप पूछिएगा, मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि इसमें लंबा वक्त चाहिए। मैं देख रहा हूं कि कई सारे कॉलर्स क्यू पे लगे हुए हैं, तो आपसे क्षमा मांगते हुए हम उनको मौका देते हैं। थोड़ा सा लंबा विषय है जी। We'll go to Bhilai and Delhi after this commercial break. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पैसा पैसा जोड़ के बन जाए रुपया। सिंपल है छोटे, कि इन्वेस्टमेंट थोड़े से पैसों से भी शुरू हो सकता है भैया। ओहो, तो ये बात है। हाँ छोटे, आज थोड़े से पैसों को सही जगह लगाएंगे तो कल जरूरत के वक्त पर वही काम आएंगे। बड़े भैया छोटे। भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। तंत्र में आपका फिर स्वागत है। अब चलते हैं भिलाई, जहां से रवि हमारे साथ है। रवि जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम, मार्केट मित्रा को मेरा नमस्कार और कोहली साहब को भी मेरा नमस्कार। नमस्कार। एक बड़ा ऑकवर्ड सा एक न्यूज ट्रेंड हो रहा है जिसमें 2016 के करीब शायद NSE का एक जी थोड़ा सा बैड बैच जो को सुनाई पड़ रहा है, थोड़ा सा ऑकवर्ड है। और इतने बड़े बाजार में इस टाइप से यदि बाड़ी ही जो है बाड़ी ही खेती को खाने लगे तो किसान क्या करेगा बेचारा?
तो इसके लिए कुछ मैं एक बार और भी पूछा था कि एक पैरेलल एक ये होना चाहिए, रेगुलेटर होना चाहिए जो इंडिपेंडेंट रहे जी। और ये मेरे ख्याल से सुझाव है या कोई सवाल है? समझ गए हम। सेबी जो है इनइफेक्टिव है मेरे ख्याल से। रवि जी देखिए, मैं आपने बाद में जो बात कही उससे शुरू करता हूँ। ऐसा नहीं है कि सेबी इनइफेक्टिव है, सेबी का एक डिफाइंड रोल है और उस रोल के मुताबिक ही आप जिस केस का जिक्र कर रहे हैं उन्होंने अपनी 190 पेजेस की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट दी। अब आगे बाकी एजेंसीज हैं जो कार्रवाई करती है। देखिए, जो चीज इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के अंतर्गत है उस पे हम रेडियो पे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहेंगे। हम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पे ये काम छोड़ देते हैं कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कब हुआ था, क्योंकि ये कोई क्रिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है। हम तो आपकी मदद के लिए, आपको कोई निवेश से संबंधित, बिजनेस से संबंधित, इकोनॉमी से संबंधित कोई बात पूछनी है। ये तो एक ओपिनियन ओरिएंटेड आपका सवाल है, तो हम थोड़ा ओपिनियन, जब तक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पूरी नहीं आ जाती, हमें नहीं लगता हमें किसी पर टिप्पणी उसके खिलाफ या उसके सपोर्ट में करनी चाहिए। हम तो यहाँ जानकारी देते हैं। जी। It's time to welcome our listener from Delhi, Bharat Bhushan. We welcome you. Please ask your question. जी सर, सभी को नमस्कार। नमस्कार सर नमस्कार आपको भी। नमस्कार भारत भूषण जी। हाँ, सर मेरे 2 सवाल है, जरा ध्यान से सुनिएगा सर। हाँ, हम सारे सवाल ध्यान से सुनते हैं। जी। सर जैसे मैं ये कह रहा हूँ, मैं एक किसान हूँ मान लीजिए जी, और मेरे पास मान लीजिए 1 क्विंटल थोड़ी देर का गेहूं है जी। तो भारतीय खाद्य निगम को एक ऐसा IVR या तो कह लीजिए टोल फ्री नंबर देना चाहिए एरिया वाइज, जिससे मैं डायरेक्ट वहाँ पे डायल करूं नंबर और वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव होंगे वो पूछते हैं कि भैया आपके पास कितने अनाज है। तो मैंने बोला सर मेरे पास 1 क्विंटल गेहूं है, और सीधे FCI के बंदे आके मेरे घर से लेके चले जाए। दूसरा सर, इसी तरह जैसे मुझे खाद की जरूरत है, मान लीजिए मुझे बीज की जरूरत है, तो मैं एक किसान हूँ, तो मैं वहाँ पे जो जानकारी उपलब्ध करा दूं तो FCI की ओर से या भारतीय खाद्य निगम की ओर से या कह लीजिए फर्टिलाइजर उर्वरक मंत्रालय की ओर से फोन आ जाए, हाँ जी आपको इतना कुंटल आपको उर्वरक मिल रहा है, कितने तारीख को आप आइए फलाना सेंटर पे और ले जाइए। धन्यवाद सर। सुझाव है? हाँ, मतलब ऐसा ये चाहते हैं कि ऐसा हो। भारत भूषण बहुत अच्छी चाहत है और हम उस तरफ अग्रसर हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि आपने जो बात कही हम बिल्कुल पिन पॉइंटेडली वो अवेलेबल है, एक कॉल सेंटर जहां पर आप कॉल करें कि भाई मेरा 1 क्विंटल गेहूं ले जाओ, पर हम आप फूड कॉर्पोरेशन के और APMC की अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे भारत भूषण जी, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कॉर्पोरेशन बनी हुई है सब जगह, वहां पर कुछ हद तक ये सुविधाएं अवेलेबल है। पूरी तरह से तो नहीं है। आपकी बात से खाद और बीज की आपने बात करी, वो भी अगर आप एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाएंगे तो जो अलग अलग डिवीजन, सेक्टर्स, ब्लॉक्स बने हुए, कुछ हद तक वहां पर ये सुविधा, पर आप एक बहुत आइडियलिस्टिक सिचुएशन की बात कर रहे हैं। हम धीरे धीरे उस ओर अग्रसर हैं। उम्मीद करते हैं कि हम भी साथ में आपके जुड़ते हैं कि सपना जल्दी सच होगा। और इनाम भी इनाम मार्केटिंग के लिए है। वो इनाम का आप जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग फैसिलिटी सरकार ने एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस बनाई है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, उस पर भी आप जाके बेच सकते हैं। पर ये एक थोड़ा मुझे लगता है सोनू आइडियलिस्टिक बात कर रहे हैं, कॉल सेंटर हो जाए, फोन किया और अभी 1 क्विंटल बिक गया। हम बहुत जल्द उस ओर भारत भूषण जी अग्रसर होंगे, ऐसा हम और आप प्रार्थना और विश करते हैं। और अब चलते हैं मुंबई, जहां से रत्नाकर है हमारे साथ। नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ, हेलो, गुड इवनिंग। मेरा सवाल है कि अभी जो बात चल रही थी कि बजट सरप्लस में डेफिसिट बजट रहता है, मेरा कहना है आपको कि पूछना है कि ऐसे कौन से देश है कि जिनका जो बजट है उसमें जमा ज्यादा और खर्चा कम रहता है? बहुत कम देश है रत्नाकर जी, बहुत कम देश है जहां पर, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर देश, इसमें मैं विकसित देशों की बात, आपको हैरानी होगी, अमेरिका जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उनका जो टोटल बजट है उनके एक्सटर्नल डेट के बराबर पहुंच चुका है, बल्कि उसको क्रॉस कर चुका है। बहुत ही रेयर ऐसा होता होगा रत्नाकर जी। अब 200 से ऊपर इस दुनिया में देश हैं, उनकी हम लिस्ट गिनवाने लगे सबकी बैलेंस शीट खोल के, तो वो तो कठिन काम होगा। पर बहुत ही कम ऐसा होता है विकसित देशों को मिला के जहां पर बोरोइंग नहीं होती और देश का बजट जो है वो सरप्लस होता है। क्योंकि देखिए, सरकार सरप्लस कमा के क्या करेगी? सरकार तो जनता के लिए होती है, तो वो कोशिश करते हैं हम जनता के लिए ज्यादा से ज्यादा खर्च करें, उसके लिए उधार भी लेना पड़े अगर, तो हम लेके करें, क्योंकि वो डेट की सर्विसिंग चलती रहती है। बहुत रेयर ऐसा रत्नाकर जी देखा जाता है कि वहां पर रिसीट्स ज्यादा हो और स्पेंडिंग्स कम हो। जी। सतीश joins us from Delhi now. Satish, we welcome you. सर जी, मुझे ना क्रिप्टो करेंसी के ATMs के बारे में जानकारी चाहिए। क्या इनको बैंकिंग सिस्टम से भी जोड़ा गया है? धन्यवाद। सतीश जी, पहली बात तो आपकी बुनियादी जानकारी मैं आपको दे दूं कि अभी यहाँ क्रिप्टो करेंसी का कोई ATM नहीं है। भारत में क्रिप्टो करेंसी
अगर लीगल नहीं, इलीगल नहीं है तो लीगल भी नहीं है। इस पे अभी विचार विमर्श चल रहा है। रिजर्व बैंक और भारतीय वित्त मंत्रालय के बीच में सलाह मशवरा चल रहा है। जल्दी एक कानून भी आने वाला है। पर यहां कोई एटीएम अभी क्रिप्टो करेंसी का नहीं है। हमने सिंगापुर में सुना था कि एक एटीएम है, और कुछ देशों में एल सैल्वाडोर जहां इसको मान्यता दी गई है वहां पर शायद एटीएम हो। पर भारत में सतीश जी कोई क्रिप्टो करेंसी का आप हैं तो हमें भी बताएं, हम जो यंगस्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं उनको बताएंगे एटीएम। पर ऐसा कोई मेरी जानकारी में क्रिप्टो करेंसी का कोई एटीएम भारत में अभी नहीं है। पानी के एटीएम तो मैंने देखे हैं जहां पॉइंट डाले पानी निकल आता है, पर ये क्रिप्टो करेंसी में भी लोग पानी की तरह बहा रहे हैं, पर एटीएम नहीं है, ये पक्का है जी। और अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की वादियों में, जहां से डॉक्टर नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार की मार्केट मंत्रा और शरद जी को नमस्कार। मैं डॉक्टर नरेंद्र कोहली जम्मू कश्मीर से। नमस्कार जी। मेरा सवाल शरद जी ये है जी कि जो पोर्टफोलियो मेंटेन करते हैं हम किसी सिक्योरिटी डिपॉजिट की सर्विस में जी, और एक से ज्यादा पोर्टफोलियो अगर किसी डिफरेंट सिक्योरिटी सर्विसेज में है जी, और मैं उसको एक ही में ट्रांसफर करना चाहता हूं, तो ये कैसे संभव है? और दूसरा सवाल ये है कि जो LIC का IPO अभी आने वाला है जी, इसमें नए जो डीमैट अकाउंट्स खुलवाए जा रहे हैं जी, और 10% का जो इन्होंने एक वो रखा है डिस्काउंट फॉर पॉलिसी होल्डर्स। हाँ जी, बताइए। तो आपको क्या लगता है कि इससे जो शेयर मार्केट में नए डिपॉजिटर्स आएंगे और आने वाले दिनों में जो ये वोलेटिलिटी अभी चल रही है जी, उस पर क्या फर्क पड़ेगा नए डिपॉजिटर्स के आने से? क्योंकि वो पैसा लगाएंगे मार्केट में और ज्यादा। जी जी, तो यही सवाल था बस जी। डॉक्टर नरेंद्र, देखिए जो डिपॉजिटरी चेंज तो बहुत आसान है। एक फॉर्म होता है हर डिपॉजिटरी के पास, और आप एक डिपॉजिटरी से अगर दूसरी डिपॉजिटरी में मूव करना चाहते हैं तो एक रिलीज फॉर्म होता है, वो साइन करा के आप बहुत आसानी से करा सकते हैं। और ज्यादातर डिपॉजिटरीज ने अब ये सर्विस ऑनलाइन कर दी है, तो आप ऑनलाइन जाएं, जो भी आपके डिपॉजिटरी उनसे संपर्क करें, वो हो जाएगा। दूसरा आपने पूछा कि LIC का जो इशू आ रहा है, देखिए LIC का इशू, ये बात सच है कि इसी वित्तीय वर्ष में आ रहा है, शायद हमको मार्च में देखने को मिलेगा। और डिपॉजिटर्स के लिए, जो LIC पॉलिसी होल्डर्स के लिए उन्होंने एक विशेष कैटेगरी रिजर्व करी है 10%। आपने बिल्कुल ठीक कहा। यहां उससे मार्केट पे बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगा। मार्केट से वैसे ही डॉक्टर नरेंद्र बहुत लोग पिछले 2 साल में जुड़े हैं और करोड़ों में के जुड़े हैं, तो मुझे लग रहा है कि LIC के आने से और जुड़ेंगे, ये बात सच है। पर मैं उनको सलाह दूंगा कि वो आके कहीं ट्रेडर्स ज्यादा पहले मार्केट को पूरा समझें, सीधा आके ट्रेडिंग ना शुरू कर दे। और मार्केट इस समय बहुत वोलेटाइल है, तो ऐसे में बहुत सतर्कता बरतने की जरूरत है। आप LIC में IPO में अप्लाई करना चाहते हैं, आप बड़े शौक से अपना एनालिसिस, अपना आकलन करके आप जरूर करें जी। We welcome Gautam from Delhi. Gautam, please go ahead and ask your question. Thank you very much. Greetings to everyone. Good evening. Sharad ji, my question is particularly about voluntary contribution in EPF and PPF. Yeah. So EPF में हमारा जो rate of return है in voluntary contribution is more than the PPF. Yeah. While PPF is more flexible in terms of contribution. Yeah. आज मेरे पास पैसा है, मैं आज 500 कर दूं, कल है 1000 कर दूं, लेकिन EPF में 1 साल के लगभग इंसान बन जाता है। तो इन सूरतों में which of these two are better friendly मतलब avenue for the investors? And second related to this question is that particularly EPF and PPF जैसी चीजों में इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एवेन्यूज में ट्रिपल रिजीम होती है। मीन्स आपका मूलधन, आपका ब्याज, आपका जो परिपक्व राशि है यानी अमाउंट है, वो भी आपका टैक्स फ्री है। बट गत वर्षों में डायरेक्ट टैक्स कोड वगैरह से संबंधित 2010 में कुछ हुआ था, जिसमें EET करने की बात चल रही थी, और पॉलिसी कभी भी चेंज हो सकती है, मतलब गलत या सही नहीं, बट पॉलिसी डिसीजन मेकिंग उस टाइम पे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। सवाल पे आए प्लीज। जी श्योर, मैं बहुत जल्दी से खत्म करता हूँ। तो इन सूरतों में अगर ऐसा होता है, क्या हमको अपना पोर्टफोलियो रिवाइज करना चाहिए, वहां से अमाउंट हटा के दूसरे वेन्यूज में लगाना चाहिए? धन्यवाद, बस यही क्वेश्चन था। थैंक यू। देखिए गौतम, VPF और PPF दोनों बिल्कुल अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। पहली बात तो हमें ये समझना है कि VPF आपके सैलरी में से एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप उसको गवर्न करती है, और जो PPF है वो एक इंडिपेंडेंट अकाउंट है। जिन लोगों के VPF है उनके PPF भी है। PPF आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, 1.5 लाख रुपए तक आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो दोनों को हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए, दोनों को अलग अलग प्रोडक्ट्स की तरह देखना चाहिए। वो फ्लेक्सिबल है, वो नहीं तो मैं सलाह दूंगा आप दोनों ही चलाएं। दूसरा आपने पूछा कि पॉलिसी चेंज इसमें, जी हाँ, पॉलिसी चेंज इसमें होने की उम्मीद सुनने में आ रही थी पीछे। अभी फिलहाल
कुछ ऐसा इमीडिएटली देखने को नहीं मिलेगा गौतम जी, और मैं समझता हूं लंबे निवेशकों के इंटरेस्ट का ध्यान भी रखा जाएगा, इसी वजह से ये किया नहीं गया है। पर अगर होता भी है तो आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखें, बाकी के जो निवेश के ऑप्शंस हैं आप उनमें भी जाएं, आप म्यूचुअल फंड्स में जाएं, आप एनएससीज हैं, स्मॉल सेविंग्स में भी हैं, तो आप डाइवर्सिफाइड रखें, अगर कुछ होता भी है तो आप उससे इंसुलेटेड रहेंगे। जी, Moving on, the global crude oil prices ended the week mixed as investors weighed a potential supply disruption resulting from the Russia-Ukraine crisis against the prospect of increased Iranian oil exports. So rising for the 9th straight week, Brent crude futures ended the week at $93.54 a barrel, gaining 0.9% during the week. But US crude futures snapped 8 weeks of gains to close the week at $91.07 a barrel, losing 1.7% during the week. हमारे दो श्रोता गोपाल और गुरुनाथ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे बात करेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बूंद बूंद से सागर भर जाता है। सिंपल है छोटे, कि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट जुड़कर बड़ी इन्वेस्टमेंट बन जाती है। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, जब ढेर सारे पैसे होंगे उस दिन का इंतजार मत करिए, जितना भी पैसा हो इन्वेस्ट करना शुरू करिए। बड़े भैया, अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। चलते हैं मुंबई। गोपाल जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। गोपाल जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद संपर्क में कोई बाधा है। गुरुनाथ है थाने से हमारे साथ। गुरुनाथ जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। गुरुनाथ जी, आप सवाल पूछिए अपना। हेलो। Hello. I think there's a network problem. गुरुनाथ जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फिर से हमें कॉल करें। In the meantime, we are joined in by Shankar, and he's calling from Bhopal. Shankar, we welcome you. Good evening, Margaret Matsar-Dean. Good evening, Kombi ji. Good evening. Sir, my question is this: do we have any sovereign fund like Norway has a sovereign fund which has given 9.4% fantastic return last year? Kuwait has a sovereign fund, their own fund. They are investing worldwide. So, does India have any fund of its own, because they have a lot of reserves? And what are the returns it is giving to us as for the taxpayers? I mean, for India. Thank you. Very interesting question, Shankar. If you follow the business news and economic news of the country, you remember a few months ago, government had opened the treasury investments for retail investors. You know, अब आप retail investment भी government की उसमें कर सकते हैं, जो पहले 5 करोड़ तक के पोर्टफोलियो वाले करते थे। अब छोटे छोटे निवेशक 10,000 रुपए से भी ऊपर, you can make an investment in that. So I would suggest you keep track of these government offerings which keep coming on the portals from time to time, and you can invest. Now see, interest rate is a very debatable factor because interest rates keep varying. So no as such sovereign fund, but from time to time we like sovereign gold bonds are there. A lot of treasury investments come up very interestingly. Shankar, keep following them up. I'm sure you'll find the best interest rates at the best terms coming on that platform. सतीश है दिल्ली से। सतीश जी, सवाल पूछें। कोहली साहब, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये इन्सॉल्वेंसी कोड है ICBI का, जी, इसमें जो रेजुलेशन प्रोफेशनल है IRP जी, वो एग्जाम पास करने के बाद इसमें क्या फ्यूचर है? बहुत अच्छा फ्यूचर है सतीश जी, क्योंकि जो कंपनीज बंद होने की कगार पे थी, तो ये नया जो इंसॉल्वेंसी लॉ आया है, इसके अंतर्गत बिल्कुल आपने ठीक कहा, एक नया अपॉर्चुनिटी खुल गया। इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स, इनको IRP बोलते हैं। बहुत अच्छी खासी इनको फीस मिलती है और उन कंपनीज के साथ जुड़ के इनकी बहुत मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है इनका पूरे के पूरे इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में, लिक्विडेशन हो या कोई दूसरा टेक ओवर करे। बहुत अच्छा स्कोप है। बहुत सारे प्रोफेशनल्स, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज और कॉस्ट अकाउंटेंट्स, वो इसको एज ए करियर ले रहे हैं। MBA फाइनेंस भी इसको एज ए करियर ले रहे हैं। बहुत अच्छा स्कोप है। अगर कोई आपकी जानकारी में इसको एग्जाम को देना चाहता है, जरूर दे, और मुझे उसका भविष्य बहुत उज्जवल नजर आता है। जी। Moving on to the U.S. markets, on Wall Street, key indices ended lower yesterday after escalating tensions in Ukraine and U.S. warnings of a potential Russian invasion
prompted investors to dump risky assets in the run-up to a long weekend. The Nasdaq fell sharply, pulled down by declines in high-growth stocks, including Apple, Amazon, and Microsoft. So the Dow Jones Industrial Average fell 233 points, or 0.7%, to end at 34,079. The S&P 500 lost 31 points, or 0.7%, to 4,349. And the Nasdaq Composite slipped 169 points, or 1.2%, to 13,548. दिल्ली से श्री आर.एस. दहिया है हमारे साथ अगले कॉलर. नमस्कार, सवाल पूछे. मैम नमस्कार जी, सवाल पूछिए. I asked a question about 2 months back in this Market Mantra regarding how to get the correction done in the challan of paying income tax. I am giving information for the benefit of all taxpayers. Now that query which I asked, the solution is, which I got from Income Tax Department only, your assessing officer can make correction in your challan if you have made any mistake, and thereafter your income tax return can be reprocessed. I have got it done, so it will be very useful information for all taxpayers. Thank you so much. Moving on from Delhi, we go to Mumbai. Pankaj, a warm welcome. Please ask your question. Hi. So after a phenomenal, I think 2 years or so, now the markets are consolidating. So what should be the strategy when it comes to equity as well as the mutual fund? Should we change our mutual funds or should we do a rejig of our portfolio? Well, Pankaj, my first advice is if you are in profits, as far as your portfolio is concerned, whether it's mutual funds or it's equity, you should book profits. And to make fresh investments, I would suggest you should wait for this the current scenario to settle down, because we're going through a major geopolitical threat which is looming large on the markets as well. If something happens, market can come down further. So I would suggest you to wait for some time, let the market bottom out. And as far as rejigging your portfolio is concerned, yes, because pharmaceuticals, like for example, was part of the portfolio, you can probably dilute that a bit, include more of FMCGs, include more of defense related. So I think this is a long discussion, Pankaj. Do ask again and we'll try and focus more on this. समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है कि हम दिल्ली से प्रदीप जी का कॉल लें. आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें मंडे को फोन कर सकते हैं या अगले सैटरडे को. बहुत बहुत धन्यवाद आपका शरद जी शामिल होने के लिए आज के कार्यक्रम में. शुक्रिया, थैंक यू. And before we close, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says use of drones will prove to be a game changer in many sectors. Brent crude oil prices post 9th weekly gains this week to end at $93.54 a barrel. And on Wall Street, the Dow falls 0.7% on escalating tensions in Ukraine. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. बड़े भैया, इस दोहे को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो फसाए. सिंपल है छोटे कि बिना विचार किए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बाद में पछताएंगे और लोग हंसेंगे. वो तो ये बात है. हाँ छोटे, लोगों की बातों में मत पड़िए, इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर आज से ही करिए. बड़े भैया, अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी. Market Mantra brought to you by National Stock Exchange. Market Mantra.